क्लास 9 आज आपका नेक्स्ट सेशन है, थर्ड सेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इकोनॉमी। इस सेशन में हम पूरे सेशन में ये पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है और ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। अब देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हम आजकल स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होंगे। और साथ के साथ इस तरह से हम यूज़ करें कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आने वाली पीढ़ियों को ना केवल रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी अगर हम इसी तरह से रहे, और साथ के साथ उनको एनवायरनमेंट की भी बहुत ज़्यादा जो है सीरियस प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रख के डेवलपमेंट करनी है, जिससे कि हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। ठीक है, तो हमने इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उस पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ना पड़ें, और एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा, और एनवायरनमेंट ठीक रहेगा तो हमारी सोसाइटी और हमारी जो डेवलपमेंट है ओवरऑल वो भी अच्छे से रहेगी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कोई सीरियस इश्यूज़ जो है हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। अब देखो, होता क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना और इनकम बढ़ती है, तो क्या होगा कि आपके जो गुड्स की डिमांड है, सामान की डिमांड है, उसकी ज़्यादा डिमांड होने लगी, क्योंकि ज़्यादा कंजप्शन होगी तो ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी। ज़्यादा डिमांड से क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमें जो हमारी यंग पीपल जनरेशन है उसको आगे आने वाले समय में वो चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी। तो हमें अपनी मतलब जो सोसाइटी है, हमें मीन्स जो हम सोसाइटी हैं, हमें अपनी अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को बदलना होगा। इस तरह से बदलना होगा कि जहाँ पे डेवलपमेंट जो हमारी है वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय ना करें। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने करनी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ऑन नीड्स, कि इस तरह से डेवलपमेंट हो जिससे कि आज की ज़रूरतों को, मतलब हमारे जो आजकल हम जो हैं प्रेजेंट की भी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, और साथ के साथ भविष्य के लिए भी वो अवेलेबल हों। ठीक है, अब जैसे कि सपोज एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कैसा मतलब इस तरह का हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं जिसमें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या फिर जो भी लाइफ स्टॉक है उसके, वो हमारे इस तरह से हम एग्रीकल्चर क्रॉप को करें, इन मेथड्स का यूज़ करके करें कि हमारे जो नेचुरल सिस्टम है उसको कोई भी किसी तरह का डैमेज ना हो। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं जिसमें हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करेंगे, और हम उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, और मतलब मैन्योर वगैरह का यूज़ करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्किल्स हमारे में होनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, ईल्ड भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, साथ के साथ एनवायरनमेंट में भी कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे। हमने पढ़े हैं ना कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से कितने ज़्यादा नुकसान होता है। एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, और लैंड पोल्यूशन भी होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करेंगे तो उससे ईल्ड भी क्वालिटी वाइज होगी, उसको खा के हम भी बीमार नहीं होंगे, हमारा एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा रहेगा। तो इस तरह से हमें डेवलपमेंट तो करनी है, बट कैसी करनी है, सस्टेनेबल, सतत विकास। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का बताया है, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कई सारे जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो उनकी कई अलग अलग तरह की वैरायटी जो एक साथ रहती है और एनवायरनमेंट को अच्छा और खुशहाल बनाती है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज फिक्सिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉइल फॉर्मेशन। अब देखो, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की फिक्सिंग, ज़मीन की जो लैंड में होती है ना, न्यूट्रिएंट्स की फिक्सिंग और रिसाइकलिंग, सॉइल की फॉर्मेशन, और एयर एंड वाटर सर्कुलेशन एंड क्लिनजिंग ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, सर्कुलेशन एंड क्लिनजिंग ऑफ एयर एंड वाटर, ग्लोबल लाइफ सपोर्ट, जिसमें क्या होगा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे।
तो मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस विद द इकोसिस्टम, वाटर शेड प्रोटेक्शन, वाटर शेड की हमने कल बात की थी, तो वाटर शेड प्रोटेक्शन, मेंटेनिंग स्ट्रीम एंड फीवर रिवर फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, इरोजन कंट्रोल भी होगा बायोडाइवर्सिटी से, लोकल फ्लड रिडक्शन भी हमारी होगी, मतलब कि फ्लड की भी कमी होगी, जैसे फ्लड आ जाते हैं बहुत सारे, तो वो भी अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर रखेंगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स, हमारे अलग अलग तरह के एनिमल्स और अलग अलग तरह की स्पीशीज़ वेराइटीज़ अगर हमारे पास होंगी, तो किस इतनी तरह की चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इतनी तरह चीज़ों को का हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अभी अभी हमने पढ़ा, पर हम डिटेल में अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे मैंने भी आपको बताया कि वो आज की ज़रूरतों को भी सेटिस्फाई करता है और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ अवेलेबल रहती है। तो कहने का मतलब है एक बैलेंस बना के रखते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में, जिसमें कि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाता है, सोशल वेलबींग का भी ध्यान रखा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले आई थी 1987 में। यहाँ पर भी एक पॉइंट था कि जो एक वर्ल्ड कमीशन था आया था 1987 पे एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का, उन्होंने ही एक्चुअली सबसे पहले क्या दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये टर्म दी थी कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जानी चाहिए। तो ये क्या होता है, हमने पढ़ लिया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, देखो सबसे पहले आता है रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनहांसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, कि ज़्यादा हम रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करेंगे और रिसोर्स कंजर्वेशन, उसको सुरक्षित रखने की तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे और रिसोर्स कंजर्वेशन में ज़्यादा ध्यान देंगे। वेस्ट, सेकंड क्या है, वेस्ट मटेरियल्स की रिसाइकलिंग और उसका दोबारा दोबारा यूज़ करेंगे, हम रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। तीसरा कैसे होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्या चीज़ आएगी, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज, ठीक है, उसकी पूरी मैनेजमेंट होनी चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा प्लांट उगा करके, और जो भी कंक्रीट बिल्डिंग्स है, जैसे 2-3 बिल्डिंग्स है तो उनके बीच में जो भी एरिया खाली रहता है तो वहाँ पर हमें घास उगानी चाहिए। फिर यूजिंग मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, हमें ऐसी मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्ट्स या चीज़ें बनानी चाहिए जो कि हमारे बायोडिग्रेड हो सके, बायोडिग्रेडेबल जो हो, ठीक है। प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे क्योंकि वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़, हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, और एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो कि साथ में एफिशिएंट यूज़ करे रिसोर्सेज का, मतलब एक्सेसिव और वेस्ट ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती हैं। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या होता है, तो गोल तो यही है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है, गरीबी हटाना, मीन्स एंड पॉवर्टी को हटाना, एंड प्रोटेक्ट द प्लेनेट को सुरक्षित रखना, और वो ये इंश्योर करते हैं, वो देखते हैं कि सारे लोग जो है वो शांति और खुशहाली को जो है वो इंजॉय कर सके, और सारे लोग जो है शांति और खुशहाली के साथ रह सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये बहुत जो है बड़ा गोल है, और उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स को पहले अचीव करना पड़ता है, फिर जाके ये चीज़ें अचीव होती हैं, ठीक है। तो ये गोल्स के बारे में लिखा है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ ग्रीन ग्रोथ क्या होता है, अब देखो ग्रोथ को तो आपको पता है ना, विकास होना, तो ग्रीन ग्रोथ भी क्या है कि हम किसी भी चीज़ का, अगर हमारी ग्रोथ से किसी भी और चीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन ग्रोथ का मतलब कि अगर किसी भी तरह की हम ग्रोथ कर रहे हैं कहीं पर भी, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में हम ग्रोथ कर रहे हैं, बट उसमें दूसरे कंपोनेंट्स का जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन ग्रोथ का मतलब क्या है, एट अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मेनली हम ग्रोथ किस में करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, आर्थिक विकास। तो द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ एम्स एट अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज सोशली इंक्लूसिव एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, जो कि सोसाइटी के लिए, हम लोग के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए तो ग्रोथ करती ही करती है, बट साथ के साथ एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, एनवायरमेंटली भी वो क्या होती है, सस्टेनेबल होती है। और इसके लिए कि ग्रीन ग्रोथ हो हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ग्रीन ग्रोथ इन इट्स विजन। तो जो भी स्कीम्स यूज़ की जाती हैं ग्रोथ को लेकर के, वो ध्यान में रखी जाती हैं कि वो ग्रीन ग्रोथ हो, ना कि सिंपल ग्रोथ हो। ठीक है, तो ग्रीन ग्रोथ होगी तो उसमें क्या, एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, किन किन चीज़ों का यूज़ करें, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय ना हो, डिस्ट्रक्ट ना हो, ख़राब पॉल्यूट ना हो। तो इसमें काफ़ी कुछ इसमें बताया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चला रखी हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रीन ग्रोथ जो है वो लीड कर रही है आजकल। तो अब इसमें एक एग्जांपल बताया है कि सपोज जैसे व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स सड़कों पे चलते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो ट्रैफिक हो जाता है, फिर ऊपर से ट्रैफिक होने से क्या सबका टाइम वेस्ट होता है, और क्या है साथ के साथ क्या नुकसान होता है गाड़ियों का चलने से, कि एक पर्टिकुलेट मैटर, ग्रेट लोड ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल। हाँ, तो काफ़ी सारा धुआं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में हमारी गाड़ियों से निकलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है हार्मफुल गैस होती है। ठीक है, तो इन व्हीकल्स को अगर हम स्लोली रिप्लेस कर दें विद एन एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उससे क्या होगा, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डील करती है। नेक्स्ट आता है ग्रीन इकोनॉमी। द टर्म ग्रीन इकोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1989। तो ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, सबसे पहले 1989 में जो है ये कॉइन की गई थी। रिपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम बाय अ ग्रुप ऑफ लीडिंग एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स एंटाइटल्ड ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। तो एक रिपोर्ट की फॉर्म में हमारे जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की तरफ से ये एक ग्रीन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम दिया गया था ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी, की अगर ग्रीन इकोनॉमी चाहिए तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो ग्रीन इकोनॉमी में हम अगर बात करें तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जिससे कि हमारे ह्यूमन वेलबींग और सोशल इक्विटी में इम्प्रूवमेंट हो, वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कारसिटीज़। कहने का मतलब कि हम लोग की तो ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो, सोशली भी इक्विटी आए, मतलब कि सोशली भी सब लोग आप बराबर हो, कोई छोटा बड़ा ना हो। तो ग्रीन इकोनॉमी में देखो कितना कुछ है कि ह्यूमन वेलबींग भी आ रही है, सोशल इक्विटी भी आ रही है, सब लोग एक समान, और साथ के साथ और क्या आ रहा है कि एनवायरनमेंट को भी कोई रिस्क ना हो, जो हमारे इकोलॉजिकल जो स्कारसिटीज़ आती हैं, जो कमियां आती हैं, डिग्रेडेशन होती है, वो भी ना हो। ठीक है, तो ग्रीन इकोनॉमी में सबका ध्यान रखा गया है। तो ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी कि ग्रीन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल एट द सेम टाइम टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मदद करती है, साथ के साथ वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखती है। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है जब आपने ग्रीन इकोनॉमी के बारे में लिखना है, तो ये वाला डायग्राम ज़रूर बनाना है। तो ये डायग्राम क्या है, देखो इसमें सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, तो जब ये तीनों आपस में सतत विकास करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, तो फिर तीनों को ही म्यूचुअली बेनिफिट रहता है, तीनों को ही फ़ायदा रहता है। अगर सोसाइटी कुछ ऐसे काम करती है जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो रही है और साथ के साथ एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखा जा रहा है, तो तीनों का फ़ायदा हो रहा है ना। सोसाइटी में हम लोग की भी ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्रीन इकोनॉमी हो रही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक वाइज आर्थिक रूप से भी हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है ना, तो ग्रीन इकोनॉमी हो रही है, साथ के साथ एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का जब फ़ायदा होता है एक साथ एट द सेम टाइम, तीनों का जब बेनिफिट होता है, तो उसको हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन इकोनॉमी बोलते हैं। तो ग्रीन इकोनॉमी क्या है वो आपने लिखना है, व्हाट इज़ ग्रीन इकोनॉमी, और जो इसका जो डायग्राम है वो आपने ज़रूर साथ में बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रीन कंज्यूमर। ग्रीन कंज्यूमर क्या होता है, आप जैसे एक कंज्यूमर होता है, कोई भी सामान खरीदता है, प्रोडक्ट्स का यूज़ करता है, मार्केट में जाता है और अपनी पसंद की चीज़ें खरीदता है और घर में आके उसको यूज़ करता है, कंज्यूमर उसी को बोलते हैं ना। तो ग्रीन कंज्यूमर क्या अलग हुआ कि ग्रीन कंज्यूमर वो हुआ जिसको अपने एनवायरनमेंट के प्रति उसका कंसर्न हो,
उसको ध्यान हो कि मेरा एनवायरनमेंट मेरी इनएक्टिविटी से ख़राब हो सकता है, तो जब वो उसका इतना ख्याल रखे और सिर्फ उन्हीं चीज़ों का वो इस्तेमाल करे, उन्हीं चीज़ों को वो ख़रीदे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जिसको हम इको फ्रेंडली कहते हैं, तो उसी चीज़ों का इस्तेमाल करे, तो मार्केट में भी बाकी चीज़ों की डिमांड ख़त्म हो जाएगी और आपके ग्रीन प्रोडक्ट्स ही मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो ग्रीन कंज्यूमर का ये रोल रहेगा पूरी ग्रीन इकॉनमी में कि वो वही प्रोडक्ट्स खरीदे जो कि इको फ्रेंडली हो। ठीक है, तो ग्रीन प्रोडक्ट्स की हमने बात की या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात की, वो क्या होगा? तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक तो पहले नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, केमिकल्स वगैरह से नहीं बने होते, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट से नहीं बने होते। ठीक है, तो वो एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, दूसरे वो प्रोडक्ट कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करते। ठीक है, पोल्यूशन भी नहीं करते हैं, तो वो वाले प्रोडक्ट्स को हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और इन प्रोडक्ट्स को जो ख़रीदता है, जो कंसर्न रखता है अपने एनवायरनमेंट के प्रति, चिंतित होता है एनवायरनमेंट के प्रति, तो वो इन ग्रीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है ताकि उसका एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। तो उन कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? ग्रीन कंज्यूमर्स बोलते हैं। अब ग्रीन इकॉनमी का जब आपने क्वेश्चन करना है, डायग्राम बनाना है, तो साथ में इसको ज़रूर लिखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन इकॉनमी, कि ग्रीन इकॉनमी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ग्रीन इकॉनमी के कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर फर्स्ट रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो रीन्यूएबल एनर्जी हमने पढ़ लिया था सेकंड सेशन में, कि फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ लिया था कि वो एनर्जी जो कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज से हमें मिलती है। जैसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे विंड, वाटर, सन, अर्थ, बायोमास से मिलती है। ठीक है, तो ये लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं ना नेचुरल रिसोर्सेज, तो लेस पोल्यूशन भी कोज करते हैं। ठीक है, तो रीन्यूएबल एनर्जी ग्रीन इकॉनमी में आएगा कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी ही यूज़ करनी है, दूसरी एनर्जी यूज़ नहीं करनी है। हमें ऐसे एग्जॉस्टिबल जो फ्यूल्स हैं उसका कम इस्तेमाल करना है, और हमें जो एनर्जी हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज से मिलती है उसका हमने यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हमने सोलर विंड की बात की है, तो सोलर एनर्जी होगी हमारा, सोलर पैनल से हम हीटर, वार्म जैसे वाटर गीजर्स वगैरह, और सोलर कुकर से हम खाना वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, बायोमास का मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी पढ़ा दिया था किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बायोगैस का याद है ना। तो सेकंड कंपोनेंट हमारा ग्रीन इकॉनमी का क्या आता है? ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग मींस, अब जहाँ पर भी ग्रीन लिखा है ना, उसका मतलब ये है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है? कि ऐसी इस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जाएँ जिसमें वो जो है एनर्जी, वाटर और दूसरे रिसोर्सेज का अच्छे से मतलब वाइजली ध्यान से इस्तेमाल करें, जिससे कि कम से कम वेस्टेज हो और हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से बिल्डिंग बनानी चाहिए, तो वो किस में आएगा? ग्रीन इकॉनमी में आएगा। तीसरा है हमारा वेल मेंटेन्ड, मीन्स सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मीन्स सस्टेनेबल मीन्स व्हाट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल का मतलब तो आपको बार बार पता चल गया ना, कि जो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा हो और साथ के साथ एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो। तो सस्टेनेबल, अब ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएगा विच विल कॉस्ट लेस, हेल्प मोर पीपल टू मूव क्विकली एंड कोज लेस और नो डैमेज टू द एनवायरनमेंट। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कि जिसमें पैसे कम लगते हों, जिसमें ज़्यादा लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हों। ठीक है, जिससे कि जो धुआं निकले वो भी हमारा एनवायरनमेंट को डैमेज ना कर सके। तो हम इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह का आपने नाम यूज़ किया होगा, कि उसको रिचार्ज कर दिया जाता है, फिर वो कुछ किलोमीटर्स जो है बिना रिचार्ज, मतलब उस चार्ज से चल पड़ती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सीएनजी जो हमारी आजकल व्हीकल्स चल रही हैं, सीएनजी बसेस, तो सीएनजी से चलने वाली व्हीकल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगा वेल मेंटेन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में। वाटर मैनेजमेंट में क्या आएगा? कि हमें वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, रादर हमें उसको वेरियस पर्पसेस के लिए रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है, पढ़ लिया था ना वाटर मैनेजमेंट का भी, कि उसको बार बार हार्वेस्ट करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, फिर अपने फील्ड्स, प्लांट्स में उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, भूमि जल बढ़ा सकते हैं। तो उसको कई सारे पर्पसेस में हम रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ लिया था कि हम 3 Rs का यूज़ करके अपने वेस्ट मटेरियल को मैनेज कर सकते हैं। 3 Rs कौन से? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल।
फिर लैंड मैनेजमेंट है, इसमें भी हम ग्रीन इकोनॉमी में लैंड का कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ये लोगों को बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हम जब उस लैंड को इस्तेमाल करते हैं तो वो लैंड मैनेजमेंट में आता है। मीन्स हम कूड़ा कचरा वहाँ नहीं फेंकेंगे, और अगर हमने उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया तो आसपास उसमें प्लांटिंग करेंगे, ठीक है। और ग्रेजिंग के लिए भी सब कुछ काफ़ी सारी हमने इसमें बातें की थी लैंड मैनेजमेंट में भी, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन इकोनॉमी है वो लेस रिसोर्सिस का यूज़ करती है, मतलब रिसोर्सिस कम यूज़ करती है। दूसरा, पॉल्यूशन कम करती है। तीसरा, हर एक की जो है वो ग्रोथ को इंश्योर करती है, ठीक है। तो ग्रीन इकोनॉमी यूजेस, ये पॉइंट आपने ज़रूर लिखना है लास्ट में कि अ ग्रीन इकोनॉमी, या शुरू में भी ग्रीन इकोनॉमी का जब डेफिनेशन लिखोगे उसके साथ भी आप लिख सकते हैं, अ ग्रीन इकोनॉमी यूजेस लेस रिसोर्सेज, causes less pollution and provides growth for everyone. ओके, ये थोड़ा सा अभी और पढ़ लेते हैं स्किल डेवलपमेंट फॉर ग्रीन इकोनॉमी की। अगर हमें ग्रीन इकोनॉमी करनी है तो उसके लिए हमें किन किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, हमें वो सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट, मतलब हमें पहले तो नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट किस किस तरीके से पॉल्यूट होता है, और हमारे में स्किल्स भी होनी चाहिए, वो कौशल भी होना चाहिए कि किन किन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करें हम ताकि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना हो। तो वो सारी स्किल्स जो ग्रीन इकोनॉमी को मेंटेन कर सकती हैं वो सारी स्किल डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कुछ ग्रीन जॉब्स भी होती हैं, नाम सुना था कभी पहले ग्रीन। अब देखो, जॉब्स के साथ भी ग्रीन जॉब्स हैं। अब ग्रीन जॉब्स में भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है ग्रीन स्किल्स के लिए। जैसे कोई ऑर्गेनिक फार्मर है तो उसको क्या क्या स्किल की ज़रूरत होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मर को एक तो पहले नॉलेज भी होनी चाहिए कि किस तरह से ऑर्गेनिकली हम जो है फसलें उगा सकते हैं, और साथ के साथ उसमें स्किल भी होनी चाहिए कि किस तरह से क्या क्या इस्तेमाल करके या किस स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके हम ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड क्रॉप्स को उगा सकते हैं। तो ये हुई ना ग्रीन जॉब। और दूसरी ग्रीन जॉब में जैसे सोलर टेक्नीशियंस, हमने तो आजकल अभी तक टेक्नीशियंस का ही नाम सुना था ना, या इंजीनियर्स का ही, बट अब क्या पोस्ट आएंगी, ग्रीन जॉब्स क्या होंगी, सोलर टेक्नीशियंस, सोलर इंजीनियर्स, जिनको कि किस तरह से सोलर पैनल्स और अप्लायंसेस डिज़ाइन किए जाते हैं, या किए किस तरह से सोलर पैनल्स और अप्लायंसेस डिज़ाइन किए जाते हैं, इंस्टॉलेशन की जाती है, और उसकी किस तरह से मेंटेनेंस की जाती है, उस सब की उसको उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये ग्रीन जॉब्स जब होंगी तो ग्रीन स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी ग्रीन स्किल्स कैसे और क्या होती हैं, कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ये हम अब कल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम यही पढ़ेंगे। तो आपने इससे पहला क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है ये डेफिनेशन लिख देनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो ये लाइन लिखने के बाद आपने लिखना है कि इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1987। फिर आपने तीसरी लाइन में लिखनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो ये जितने भी आपके पॉइंट्स 6-7 पॉइंट्स हैं जो, वो सारे आपने लिख देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन आपने करना है व्हाट इज़ ग्रीन इकॉनमी, ठीक है। तो ग्रीन इकॉनमी की ये डेफिनेशन आपने लिखनी है जो मैंने अंडरलाइन की है, और साथ के साथ इसका डायग्राम बनाना है। और दूसरी चीज़ आपने लिखनी है कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन इकॉनमी, जो कि आपको ये टेबल में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट्स। तो बस उतना उतना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो बस यहीं तक लिखना है फॉर एवरीवन, और ये ख़त्म बस, ठीक है बेटा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपने करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करने हैं। थैंक यू बेटा।